नक्षत्र। जोहार, मैं अमल जैन। आप जनधन के लाखों करोड़ों खाते शौक से खोल लीजिए। खाते खोलने के बाद भी अगर करोड़ों लोग 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं तो ये भी मान लीजिए कि अठन्नी भी किसी की जेब या हथेली तक अभी नहीं पहुंची है। जिंदगी का सच अनंत खामोशी कतई नहीं है। रोज समस्याओं से दो चार होती जिंदगी के सामने जो सवाल सरकार की नीतियों के आसरे उभरते हैं, उनका सच कैसे छिपाया जाता है, ये सत्ता के सिकंदर बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि सत्ता को लगता है कि इसकी नीतियां शानदार हैं, चमकदार हैं और मानवीय भी हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब मीडिया सत्ता का भोंपू बन जाए तो उन नीतियों और उन योजनाओं के जमीन के सच की खाल उधेड़ेगा कौन? लोकसभा चुनाव सर पर हैं और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मंत्र 2014 के चुनावों में जो ढेर हो गया था, अब वो फिर से जिंदा होने लगा है। अब सवाल भी उठने लगे हैं कि मित्रों, भाइयों एवं बहनों की बात पर कितना भरोसा किया जाए। पटेल की मूर्ति पर 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए, अच्छी बात है, होने चाहिए। लेकिन पटेल की उस बात को भी सरकार को याद करना चाहिए जो उन्होंने काफी समय पहले जयपाल सिंह मुंडा से कही थी। संविधान में आदिवासी शब्द नहीं रहने के सवाल पर मुंडा को जवाब देते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि विकास इतना होगा देश में कि आप 10 साल में आदिवासी शब्द भूल जाएंगे। पता नहीं पटेल के वो शब्द पटेल को लेकर राजनीति करने वालों को अभी याद भी हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर सच है कि दलित और आदिवासी के नाम पर आजादी के 7 दशकों के बाद भी राजनीति जारी है। भाग्य विधाता में आज हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी जो झारखंड में सत्ता नशी है, वह उन सीटों पर कहां खड़ी है और आने वाले विधानसभा चुनावों में उसकी अड़चनें क्या हैं। तो आइए भाग्य विधाता में देखते हैं कि आखिर झारखंड में क्यों नाराज हैं दलित आदिवासी वोट। इनकी निशानी है डूबती नैया, इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। इनकी निशानी है जली हुई रोटी। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। हमको इस देश का सेवा करने का मौका दो और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे, ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी। ये डायलॉग फिल्म क्रांतिवीर का है। यह फिल्म 1994 में आई थी। फिल्म के निर्देशक महल कुमार हैं। फिल्म आम आदमी से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। फिल्म एक ऐसे युवा की कहानी है जो सरकारी हुक्मरानों से गुस्सा है। फिल्म जब आपने देखी होगी तो एक एक डायलॉग पर आपने खूब तालियां बजाई होंगी। दूसरी बात ये भी हम कहना चाहते हैं कि आप भले ही आदिवासी, वनवासी, दलित या अनुसूचित जनजाति वाले कहकर अपनी नाक भौं सिकोड़ लेते हों या दया माया दिखलाने लगते हों, लेकिन दलित आदिवासियों ने बीते विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र के पहरेदारों की नींद उड़ा कर रख दी थी। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कागजी क्रांति के मसीहा अंदर से काफी घबराए हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि दलित आदिवासी वोट बैंक का ऊंट अगर करवट ले लिया तो दिल्ली का दरबार हाथ से कहीं निकल ना जाए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों की सत्ता गंवा चुकी बीजेपी जब इस वोट बैंक पर दिल्ली में मंथन करने बैठी तो उसके हाथों से तोते उड़ गए। जिस 5वीं अनुसूची को लेकर केंद्र सरकार गहरी नींद में सोई हुई थी, वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता खोने के बाद जाग गई है। उत्साहित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है जिससे लेकर पूरे देश के आदिवासियों का जुटान 2017 में दिल्ली में हुआ था। लेकिन इतना मान लीजिए कि बीजेपी के आला कमान के माथे पर मिशन 2019 को लेकर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं।
जो बीजेपी 2019 के चुनावों में जीत का दम भर रही थी, उसका भी भरोसा अब डगमगाने लगा है। झारखंड में दलित आदिवासी वोट बैंक की खिसकती मीनारों को लेकर भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप परेशान दिख रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। राज्य सरकार भले ही अपनी नीतियों को लेकर अखबारों, होर्डिंग पोस्टर्स में इतराती नजर आती हो, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि राज्य में कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसने पार्टी को झकझोर कर रख दिया है। झारखंड के दलित आदिवासी सीटों को समझने के पहले हमें केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी की उन सीटों का भी थोड़ा आकलन करना होगा जिन सीटों पर लोकसभा के बाई इलेक्शंस हुए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनावों में दलित आदिवासी सीटों का क्या समीकरण है। हर 10 साल पर पार्लियामेंट एक संविधान संशोधन विधेयक पारित करती है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति इस विधेयक को अनुमोदित करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 334 हर 10 साल पर 10 और साल जुड़कर बदल जाता है। इसी प्रावधान की वजह से लोकसभा की 545 में से 79 सीटें अनुसूचित जाति और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हो जाती हैं। वहीं विधानसभा की 3961 सीटों में से 543 सीटें अनुसूचित जाति और 527 सीटें जनजाति के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। इन सीटों पर वोट तो सभी डालते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एससी या एसटी का होता है। अब 2014 के चुनावी नतीजों की ओर हम थोड़ा रुख करते हैं। मोदी लहर की बैसाखी पर सवार कई नेताओं की नैया 2014 के चुनावों में पार लग गई थी, क्योंकि उस वक्त मोदी एक उम्मीद बनकर पूरे देश में आए थे और कांग्रेस के विकल्प के रूप में जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया था। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे बच्चों तक की जुबां पर आ गए थे। हाईटेक तरीके से प्रचार किया जा रहा था, दमदार दलीलें थीं, तो मतदाताओं ने सत्ता परिवर्तन का मूड बना लिया और प्रचंड बहुमत देकर सत्ता के शिखर पर बीजेपी को पहुंचा दिया। देश की कुल 120 सीटों में से भाजपा के पास 67 सीटें थीं। बीजेपी ने सत्ता में आने के पहले जो सपनों की सौगात बांटी थी, वही अब उसके गले की फांस बनती जा रही है। हालांकि पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं कि हालात इतनी जल्दी नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन 5 साल का अवसर उन लोगों के उत्थान की तारीखों का गवाह जरूर बन सकता है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हैं। बीजेपी की खास पर मेहरबानी और आम पर लॉलीपॉप थमाने का चस्पा लग गया और कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर 3 राज्यों में उसे पटकनी दे दी। जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, वे तीनों राज्य में दलित और आदिवासी की राजनीति भी होती है, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से चूक गई। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव का अगर आकलन किया जाए और उसे लोकसभा सीटों के आकलन की नज़र से देखा जाए, तो बीजेपी मध्य प्रदेश की दलित और आदिवासी की 10 लोकसभा सीटों पर अभी 8 पर नुकसान उठाई हुई दिखाई पड़ती है और उसी आधार पर छत्तीसगढ़ की 5 दलित आदिवासी सीटों से भी लगता है कि वो अपना हाथ धो चुकी है। मंथन के जरिए बीजेपी इस कोशिश में जुटी है कि किसी भी तरह से दलित आदिवासी सीटों पर वो 2019 में अपनी वापसी कर सके। उत्तर प्रदेश में ऐसी 17 सीटें रिजर्व हैं। अब सवाल उठता है कि जिन प्रदेशों के चुनावी नतीजों से बीजेपी को धक्का लगा है, उसके क्या कारण हैं। मध्य प्रदेश में हिंसक दलित आंदोलन ने जहां बीजेपी की लुटिया डुबोई है, तो उसका असर बगल के छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। हिंसक आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि एमपी में 2013 में 35 शेड्यूल्ड कास्ट सीटों में से 28 सीटों पर पकड़ उसकी ढीली हो गई और 2018 के चुनावों में वो घटकर 28 से 18 हो गई। जबकि छत्तीसगढ़ में तो पार्टी की हालत यानी बीजेपी की हालत और भी खराब हो गई, जहां उसकी दलित सीटों की संख्या 2018 के चुनावों में से घटकर केवल 2 रह गई। बीजेपी के अंदरूनी हालात बता रहे हैं कि दलित मुद्दों पर बीजेपी
विपक्ष को मजबूती के साथ समुचित जवाब नहीं दे सकी है। विपक्ष दलित वोटों को यह समझाने में कामयाब रहा कि केंद्र में बैठी एनडीए गवर्नमेंट देश में आदिवासी जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है। वहीं एनडीए की ओर से शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में सुधार आत्मघाती साबित हुआ है। इस एक्ट में बदलाव से अपर कास्ट के जो वोटर्स थे वो नाराज हो गए। मतलब साफ है कि मंथन से निष्कर्ष के रास्ते तलाशती बीजेपी के लिए लोकसभा 2019 की चुनौती उन सीटों पर सबसे ज्यादा है जो रिजर्व हैं और जहां SC/ST वोट बैंक है। चलिए यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि झारखंड की SC/ST सीटों के फंसाने से जुड़ी दास्तां और मुख्यदास सरकार के ऐसे मुद्दे जिनकी वजह से मोदी सरकार पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। भरे हैं वो खोटे सिक्के जो सियासत में जड़े हैं। क्यों कर्तव्य परायण कोने में खामोश खड़े हैं। दागदार के खोट पर क्यों सत्ता है खामोश। दलों के दलदल में क्यों अपराधी पड़े। देखिए भाग्य विधाता में उड़ीसा की राजनीति में दागियों की घुसपैठ सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर 17-18 जनवरी को शाम 7:30 बजे और रात 10:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे बीजेपी के चिंता की लकीरों की। वैसे तो बीजेपी को लोकसभा चुनावों में सभी ऐसी सीटों पर घबराहट पैदा हो गई है जो दलित आदिवासी के लिए रिजर्व है और इससे झारखंड जैसा राज्य भी अछूता नहीं है। झारखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कुल 28 विधानसभा सीटें हैं जबकि 8 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर बीते 3 विधानसभा चुनावों का अगर हम आकलन करें तो बीजेपी के पक्ष में होने वाले मतदान में थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहा है। 2014 की विधानसभा चुनावों के दौरान एसटी सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 58,90,000 के करीब थी और मोदी लहर के दौरान करीब 40,57,000 लोगों ने वोट कास्ट किए थे क्योंकि मोदी के नाम पर झारखंड बीजेपी ने वोट मांगे थे और चंद महीने पहले ही मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। नतीजा ये हुआ कि एसटी सीटों पर बीते 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहा और उसे 11 सीटें मिली। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो क्षेत्रीय दल है उसके खाते में उससे बढ़कर 13 सीटें आ गई। मतलब साफ है कि भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो इन दिनों खामोश हैं लेकिन जेएमएम का चुनाव चिन्ह तीर धनुष आज भी वोटर्स के दिलो दिमाग में पैबस्त है। हालांकि बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनावों में अलग झारखंड के बाद बेहतर प्रदर्शन किया था। दलित आदिवासी के लिए आरक्षित सीटों पर 2005 में जहां 9 सीटों पर भाजपा जीती थी वहीं 2009 में उसने बढ़कर 10 सीटें हासिल कर ली थी जबकि 2014 में एससी की 8 सीटों पर मोदी लहर का जबरदस्त फायदा हुआ और इसकी सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 5 हो गई। अब देखिए लोकसभा चुनावों की दस्तक शुरू हो चुकी है। मोदी के इंटरव्यू से इस बात की भी तस्दीक होती है कि बीजेपी भी मान रही है कि उसकी राहें आसान नहीं है। झारखंड में 28 एसटी और 8 एससी विधानसभा सीटों पर बीजेपी को अब ज्यादा खतरा दिख रहा है और इसका असर भी कहीं ना कहीं लोकसभा के नतीजों पर दिखाई देगा। उसके कई कारण हैं जिसे समझना भी बहुत जरूरी है। एसटी सीटों में
कई ऐसी भी सीटें हैं जहां बीजेपी बहुत मामूली डिफरेंस से जीती है, हेयरलाइन से। ज़्यादातर सीटों पर 2 से 8% वोटों के अंतर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कुछ ऐसा ही हाल जेएमएम का भी है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो एसटी/एससी सीटों पर बीजेपी के लिए फजीहत खड़ी कर सकते हैं। इसका आकलन करने के लिए मुख्यदास की सरकार के फैसलों पर उंगली उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि झारखंड में बीजेपी के दरकते जनाधार की जड़ वहीं से शुरू होती है। आदिवासी अस्मिता, अबुआ दिसोम, अबुआ राज और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक की मांग पिछले 300 सालों से आदिवासियों के संघर्ष की मूल मांगे हैं, और उसी के तहत झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों की मांग की गई थी। राज्य गठन के दौरान बीजेपी को यह एहसास था कि झारखंड की राजनीति को एससी/एसटी वोटर्स भीतर तक प्रभावित करते हैं, और वक्त की नजाकत को भांपते हुए तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल सीएम का कार्ड खेल दिया। लगातार ट्राइबल सीएम का कार्ड 2000 चुनाव के चुनाव तक खूब खेला गया। राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी को दरकिनार कर मुंडा को सरताज बना दिया गया। इसके बाद बीजेपी को लगने लगा कि ट्राइबल सीएम से एक धड़ा नाराज हो रहा है, तो मुंडा को दरकिनार कर दिया और 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नया प्रयोग किया और रघुवर दास को सीएम बनाकर एक नया मैसेज देने की कोशिश की। झारखंड जैसे राज्य में इतने वर्षों में ही आदिवासियों के हाथों से सत्ता चली गई। राज्य में मुख्यमंत्री गैर आदिवासी को बनाया गया। हालांकि बीजेपी ने राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर चाल खेली और द्रौपदी मुर्मू को बैठाकर इस शिकायत को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन सीएनटी जैसे गंभीर मसले को छेड़कर बीजेपी ने आदिवासियों की नाराजगी मोल ले ली। फिर भी बीजेपी के नॉन ट्राइबल कार्ड के कारण वोटर्स बहुत नाराज हैं। सीएनटी का नतीजा भी कुछ भी नहीं निकला, लेकिन आदिवासियों की नजरों में बीजेपी की अहमियत कम हो गई है। वहीं रघुवर दास की सरकार ने स्थानीय नीति बनाकर बाहरी लोगों को झारखंडी घोषित कर दिया। नतीजा, नौकरी, जमीन और जनसंख्या सब हाथ से निकल रहा है और आदिवासी अपने ही घर में अपने को बेघर महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के घबराने के कई कारण और भी हैं। बीजेपी की संथाल में पकड़ कमजोर हो रही है। पार्टी या सरकार आदिवासियों को ये समझाने में नाकाम रही है कि वो आदिवासियों के भलाई के लिए काम कर रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार की खामियों को बेहतरीन प्रस्तुतिकरण कर ट्राइबल वोटर में सेंधमारी कर दी है। झारखंड में बीते साल उपचुनाव में 6 में बीजेपी को मिली हार ये बताती है कि स्टेट बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं पत्थलगड़ी के मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई ने आदिवासी समाज को और गलत मैसेज दे दिया है। 5वीं अनुसूची की मांगों को लेकर हुए पत्थलगड़ी आंदोलन में पुलिसिया बर्बरता भी देखने को जबरदस्त मिली। जिस वजह से दलित आदिवासी वोटर्स भी बीजेपी से खासे नाराज हैं। पत्थलगड़ी के मुद्दे को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने बीजेपी पर आदिवासी समुदाय की भावनाओं को नहीं समझने का आरोप तक लगा दिया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यदास रघुवर दास की सरकार से आदिवासी वोटर्स इसलिए भी नाराज हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर प्रोजेक्ट में सहयोग करने का उस पर आरोप लगा है। गोड्डा में अडानी प्रोजेक्ट को लेकर सुलगी आग से भी संथाल की राजनीति बहुत गर्म है। भले ही जेएमएम ने अडानी प्रोजेक्ट को लेकर खामोशी साध ली हो, लेकिन जेवीएम ने गोड्डा की जमीन से पूरे संथाल में हवा बना दी है कि बीजेपी भूमि अधिग्रहण कर उसे उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। कई अवसरों पर यह देखा गया है कि मुद्दों या समस्याओं को लेकर सीएम रघुवर दास का रवैया तानाशाह वाला रहा है और ये बात आदिवासियों से जुड़े मुद्दों में खुलकर सामने आई है। साथ ही दलित आदिवासी कल्याण के लिए जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनका आदिवासी इलाकों में ठीक से
एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। वहीं स्थानीयता के मुद्दे पर भी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। सरकारी नौकरियों में बाहरी को शुरुआती दौर में एंट्री देकर सरकार ने दलित आदिवासियों और मूलवासियों की भारी नाराजगी मोल ले ली है। मतलब साफ है कि बीजेपी के राजनीतिक पंडित लाख दावा करें कि उन्होंने दलित आदिवासियों के लिए विकास की गंगा बहा दी है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अपने ही दुष्कर्मों की सजा आने वाले चुनावों में बीजेपी को भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब है कि SC/ST सीटों पर 2005 से लेकर 2014 के बीच हुए चुनावों में बीजेपी और JMM के बीच ही कांटे की टक्कर रही है। आदिवासी CM रहते हुए भी किसी भी मुख्यमंत्री ने दलित आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को छूने की कोशिश नहीं की, ज्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन राज्य में पहले गैर आदिवासी CM बने रघुवर दास की सरकार ने उन मुद्दों को हवा देकर राज्य में SC/ST सीटों पर भारी मुसीबत मोल ले ली है, जिसका खामियाजा पार्टी को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भरना पड़ सकता है। बहरहाल सरकार गुड गवर्नेंस को लेकर दस्तावेजों, होर्डिंग्स, पोस्टर्स और मीडिया के मार्फत ये बताने का प्रयास कर रही है कि उसने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीरता दिखाई है, लेकिन जमीनी सच्चाई ठीक इसके उलट है। सवाल लौटकर वही आता है कि क्या सरदार पटेल की बैसाखियों पर राजनीति करने वाली बीजेपी क्या संविधान निर्माता के उस वादे को पूरा कर पाएगी जो उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा से किया था? बीजेपी की खामोशी पर आवाम जो पूछ रही है, उस पर डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आता है। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, हिसाब तो दे। चलिए रोज की तरह फिर इस बार मूड हल्का करते हैं, राजनीति से दूर चलते हैं, अदम गोंडवी की एक कविता सुनते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। बहरहाल जैसा हमने ऊपर चर्चा की कि 3 राज्यों राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ में हुए चुनावों में दलित आदिवासी वोट बैंक के खिसकने से भाजपा को सरकार से बाहर होना पड़ा। अगर ऐसी ही परिस्थिति 2019 के विधानसभा चुनावों में झारखंड में उत्पन्न हो गई तो बहुत गंभीर परिणाम आ सकते हैं। पहला ये कि बीजेपी बहुमत में न आने पर या फिर 7-8 सीटों के गंवाने पर सरकार से बाहर हो सकती है, या फिर ऐसी स्थिति में किसी बेमेल विचारधारा वाली रीजनल पार्टी के साथ मजबूरी की सरकार या तो बना सकती है या बनवा सकती है, जैसे पिछली बार हुआ। दलित आदिवासी वोट बैंक को कैसे अपने पक्ष में रखा जाए, इसके लिए बीजेपी के पास आज भी कोई भी करिश्माई ट्राइबल लीडर झारखंड में नहीं है। 2 नाम हैं, अर्जुन मुंडा और करिया मुंडा, लेकिन पूरा राज्य इन्हें सर्वमान्य आदिवासी नेता माने या मान सके, ऐसी अभी तक तो बात दिखाई नहीं देती। बीजेपी के पास केंद्र में एक आदिवासी चेहरा जुएल उरांव है, जो उड़ीसा से हैं। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद झारखंड में उनकी ट्राइबल्स के इलाके में कोई खास पहचान का फायदा नहीं हो पाएगा। भाजपा इस कमी की भरपाई इतनी लंबी राजनीतिक पारी के बावजूद भी नहीं कर पाई है, और अब अंत समय में झारखंड और उड़ीसा में ये मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन रहा है। इसका ध्यान रखिएगा। आज बस इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, झारखंड को प्रगति की ओर ले जाइए, साफ सुथरा रखिए। तब तक के लिए जोहार।